हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम इन तमाम चीज़ों के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लैंड की। लैंड यानी कि ज़मीन। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी पूरी अर्थ का जो सरफेस है यानी कि हमारे अर्थ की जो पूरी सतह है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। अनइवन यानी कि कहीं पे कहीं ज़्यादा ऊंची है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गहराई है। अब इस वजह से हमारी अर्थ के 70% हिस्से में पानी भरा हुआ है जिसको हम ओशंस कहते हैं या फिर समंदर कहते हैं। तो हमारे अर्थ के पूरे सरफेस के 70% एरिया में ओशंस हैं या फिर पानी है। तो बचा हुआ जो 30% एरिया है उस 30% एरिया में है लैंड यानी कि ज़मीन। लैंड कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ्स सरफेस, कि जो हमारे अर्थ की पूरी सरफेस है उसका करीब 30% एरिया लैंड है। ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड आर नॉट हैबिटेबल। अब ये एक नया टर्म है हैबिटेबल। हैबिटेबल वर्ड बनता है हैबिटैट से। हैबिटैट यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं उसे कहा जाएगा हैबिटैट। अब जैसे कि पोलर बियर्स आर्कटिक रीजन में रहते हैं तो कहा जाएगा आर्कटिक रीजन इज़ द हैबिटैट ऑफ पोलर बियर्स। इस तरीके से ये वर्ड यूज होता है हैबिटैट। तो ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड आर नॉट हैबिटेबल। नॉट हैबिटेबल यानी कि वहाँ पे हैबिटैट नहीं बनाया जा सकता, यानी कि उन जगहों में किसी के लिए भी रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब चलिए मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ती है कि वहाँ पे पानी बर्फ़ बन जाता है, पानी जम जाता है। तो आप खुद सोचिए उस जगह में रहना कितना मुश्किल होगा। पहली बात तो वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी है और दूसरी बात वहाँ पे खाने पीने के लिए चीज़ें बहुत कम हैं, खेती वहाँ पॉसिबल नहीं है और पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। आपको बर्फ़ को गर्म करना पड़ेगा तब जाके आप पानी पी पाओगे। उसी तरीके से मान लीजिए कोई रेगिस्तान है, वहाँ पे भी रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खाने पीने की चीज़ें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे ही जो पहाड़ों के जो स्लोप्स हैं वहाँ पे भी रहना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी भर जाता है और जो बहुत घने जंगल हैं, इन तमाम जगहों में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमारे अर्थ के 30% सरफेस जो है वो है ज़मीन। इस 30% एरिया में ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कहीं पे भी रह सकता है या फिर रहते हैं। उस 30% एरिया में भी अच्छा खासा एक ऐसा एरिया है जो कि नॉन हैबिटेबल है, वहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अनइवन टोपोग्राफी, steep slopes of mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, deserts, thick forest areas, etc. are less populated or uninhabited. जो अनइवन टोपोग्राफी है, अब ये एक नया टर्म आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है जो हमारे अर्थ की सरफेस है उसे कहते हैं टोपोग्राफी। तो हमारे अर्थ की जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है, ठीक है। कहीं पे स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स हैं, पहाड़ों के बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स हैं। स्टीप स्लोप यानी कि बहुत ज़्यादा जिसमें चढ़ाई हो या फिर गहराई हो। इसके अलावा लो लाइंग एरियाज ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग, ऐसे जो निचले इलाके हैं लो लाइंग एरियाज जो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हैं। ससेप्टिबल यानी कि संभावित, किस चीज़ के लिए? वाटर लॉगिंग के लिए, कि जो निचले इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा संभावित है कि वहाँ पानी भर जाए। इसके अलावा जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, थिक फॉरेस्ट एरियाज़ जो बहुत घने जंगल हैं, ऐसी सब जगहें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा लेस पॉपुलेटेड है, बहुत कम लोग रहते हैं और या तो फिर अनइनहैबिटेबल है। अब ये एक नया टर्म है अनइनहैबिटेड। ये टर्म भी मोर और लेस यहीं से आता है, हैबिटैट से। तो इनहिबिट का मतलब होता है कहीं पे रहना और अनइनहैबिटेड यानी कि जहाँ पे कोई भी नहीं रहता हो वहाँ पे कहेंगे अनइनहैबिटेड। यहाँ पे किसी का भी हैबिटैट नहीं है, अनइनहैबिटेड। इसके अलावा प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब जो प्लेन एरियाज़ होते हैं और ख़ास तौर पे जो नदियों के आसपास के जो इलाके होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर करना यानी कि खेती करना बहुत ज़्यादा आसान होता है,
क्योंकि पहली बात, नदियों के आसपास का एरिया बहुत फर्टाइल होता है, वहाँ पानी हमेशा अवेलेबल रहता है, तो इस वजह से वहाँ खेती करना आसान है। अब क्योंकि खेती करना आसान है तो आपको खाने पीने के लिए चीज़ें बहुत आराम से मिल जाएंगी, इस वजह से वहाँ रहना भी आसान है। और इसी वजह से जो प्लेन्स होते हैं और रिवर वैलीज़ के आसपास की जो जगहें होती हैं, उन जगहों में बहुत सारे लोग रहते हैं। Hence they are densely populated areas, कि इन जगहों में लोग रहते हैं और ख़ास तौर पे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत डेंसिटी है वहाँ की। 90% of the world's population occupies only 30% of the land area। हमारे पूरे अर्थ का सिर्फ 30% एरिया ज़मीन है, लैंड है। उस लैंड का भी सिर्फ 30% एरिया ऐसा है जहाँ पे पूरे दुनिया के 90% लोग रहते हैं। समझ रहे हैं? 90% लोग दुनिया के कहाँ रहते हैं? सिर्फ 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया में, कि मतलब कम एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब जो शहर हैं वो शहर यही होते हैं कि बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग आके बस जाते हैं, तो वो जगहें बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हो जाती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है लैंड यूज़, कि जो ज़मीन है उस ज़मीन का हम लोग यूज़ किस तरीके से करते हैं, जितनी भी ज़मीन है हम किस किस तरीके से उस ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज, अब जो ज़मीन है वो बहुत तरह के काम हम उस ज़मीन से करते हैं, बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं ज़मीनों में। इसके अलावा हम फॉरेस्ट्री करते हैं, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलों का देखरेख और रखरखाव। इसके अलावा ज़मीन से माइनिंग करी जाती है। अब ये माइनिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो हम इंसान जो हैं, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मेटल्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं, आप अभी आपके हाथ में जो फ़ोन है वो लोहे से लेके एल्यूमिनियम से लेके निकल, क्रोमियम, ऐसे तमाम मेटल्स का यूज़ करके बनता है। तो ये जो मेटल्स हैं पेड़ पे तो उगते नहीं हैं, लोहा पेड़ पे नहीं उगता है कि आप तोड़ लो। तो ये सब मेटल्स मिलते कहाँ हैं? ये मेटल्स होते हैं ज़मीन के नीचे, वहाँ खुदाई करी जाती है, उन मेटल्स को निकाला जाता है, तमाम तरह के प्रोसेसेस किए जाते हैं, तब जाके वो मेटल्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो उस पूरे प्रोसेस को, कि खदानों से उन मेटल्स को निकाला जाए, उसे कहते हैं माइनिंग। और इसके अलावा हम ज़मीन का यूज़ कैसे करते हैं? हम हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए हम बहुत तमाम तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से इस ज़मीन का यूज़ करते हैं। अब अगर ये सवाल उठता है कि अच्छा मान लीजिए कोई ज़मीन है, तो उस ज़मीन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कि किस ज़मीन में क्या करना चाहिए? और या तो फिर मान लीजिए आपको कोई काम करना है, तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कि किस ज़मीन में ये काम किया जाएगा? मान लीजिए आपको एग्रीकल्चर करना है, खेती करनी है, तो खेती तो आप किसी भी ज़मीन में कर सकते हो। तो कैसे डिसाइड किया जाए कि ज़्यादा बेटर तरीका क्या है? तो एक एक करके देखते हैं। तो मान लीजिए अगर खेती करनी हो किसी को, तो जाहिर सी बात है ऐसी जगह पे खेती करना ज़्यादा बेहतर है जहाँ की मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल है, ज़्यादा उपजाऊ है। तो किसी ज़मीन का यूज़ किस किस तरीके से होगा, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। मिट्टी अगर अच्छी है तो वहाँ एग्रीकल्चर किया जा सकता है, मिट्टी ख़राब है तो वहाँ एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, और एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो फिर कुछ और काम कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको एग्रीकल्चर करना है, उसके लिए आपको और क्या चाहिए? उस जगह का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए कि खेती करने के लायक हो, वहाँ पे वैसे पौधे उगाए जा सकें, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, वहाँ पानी हो, इस तभी आप खेती कर पाओगे। इसके अलावा जैसे आपको माइनिंग करनी हो, ठीक है, अब आपको खदानें बनानी है तो आप कहीं पे भी माइनिंग नहीं कर सकते। जहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल होंगे, जहाँ पे खदान होंगी, आप वहीं पे माइनिंग कर सकोगे, ठीक है। तो ये सब तमाम फैक्टर्स होते हैं, ये सब फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि किस जगह का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा। अगर बहुत उपजाऊ ज़मीन है तो वहाँ खेती करी जाएगी, उपजाऊ ज़मीन नहीं है तो वहाँ इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये सब तमाम फैक्टर्स हैं। Human factors such as population and technology are also important for land use pattern।
इसके अलावा जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं कि किस जगह पे कितने लोग रहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है और वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं कि किस जगह को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। तो लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि किसी भी ज़मीन का मालिकाना हक या फिर ओनरशिप किसके नाम पे है, ठीक है, वो ज़मीन किसकी है, इस लिहाज से भी आप ज़मीन को क्लासिफाई कर सकते हो, अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हो। जैसे कि कुछ ज़मीनें जो होती हैं वो होती हैं प्राइवेट लैंड और कुछ ज़मीनें जो होती हैं वो होती हैं कम्युनिटी लैंड। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। ये जो प्राइवेट लैंड होता है इसके जो मालिक होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि एक एक अकेले आदमी। अब जैसे मैं यहाँ पे अपने घर में ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये घर मेरे पापा के नाम पे है, ये एक प्राइवेट लैंड है, ये ओन कौन करते हैं? एक इंडिविजुअल। और जबकि कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी लैंड होता है वो पूरी कम्युनिटी का होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई कहीं पे तालाब है, कहीं पे कोई झील है, जो जंगल है, जो खाली पड़ी जगहें हैं, ये सब कम्युनिटी लैंड में आते हैं। जो प्ले ग्राउंड्स हैं, ये सब तमाम जगहें। और ये कम्युनिटी लैंड्स किस लिए बनाए जाते हैं? जिससे कि पूरी कम्युनिटी उस लैंड का यूज़ कर सके। अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर, फॉडर यानी कि जो चारा दिया जाता है जानवरों को, कलेक्शन ऑफ फॉडर किया जा सकता है, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड हर्ब्स, ये सब किया जा सकता है। तो इस तरीके से कम्युनिटी लैंड्स का यूज़ होता है। These community lands are also called common property resources। ये जो community lands होते हैं ये सबके लिए common property हैं।